इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की। आज़ादी के बाद से रूस के अलावा अगर कोई भारत का सबसे मजबूती से अगर कोई साथ देता आया है तो वो इसराइल रहा है। कारगिल युद्ध में अगर इसराइल हमारी मदद नहीं करता तो शायद भारत को होने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता। ऑपरेशन सिंदूर में ही अगर किसी देश ने खुलकर भारत का साथ दिया है तो वो इसराइल है। पिछले कुछ सालों में भारत और इसराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से मजबूत हुआ है और दोनों दोस्त कई ऐसे विनाशक हथियारों पर काम कर रहे हैं जो भारत के दुश्मनों का नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां और राज्य स्वामित्व वाली संस्थाएं ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं जो इसराइल के साथ मिलकर हथियारों का निर्माण करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निवेश रक्षा उत्पादन, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हो रहा है जो इसराइल की गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकते हैं। लेकिन CFA ने आरोप लगाया कि भारत की मदद से हथियार बनाकर इसराइल उसका गाजा युद्ध में इस्तेमाल करता है। भारत और इसराइल के बीच डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में पिछले कुछ सालों से तेज़ी से साझेदारी बढ़ी है। 2016 से 2021 के बीच भारत इसराइल के हथियार निर्यात का 40 से 45% हिस्सा रहा है, जिससे भारत इसराइल का महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार बन गया। दोनों देशों के बीच हो रहे प्रमुख संयोगों में अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया द्वारा हर्मिस 900 ड्रोन का निर्माण शामिल है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल इसराइल गाजा में कर रहा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स का 2022 में हाइफा पोर्ट का 1.18 अरब डॉलर का अधिग्रहण इसराइल की नौसैनिक, लॉजिस्टिक और पनडुब्बी ऑपरेशन में योगदान देता है। भारत की कंपनियों BEL और HAL ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिसाइल और ड्रोन सिस्टम पर सहयोग किया है, जबकि TCS, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट निम्बस के तहत क्लाउड सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि CFA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसका इस्तेमाल फिलिस्तीनियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और जल प्रबंधन में भी इसराइल और भारत का सहयोग तेजी से बढ़ा है। जैन इरिगेशन की नान-दैन जैन इसराइल के वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स की बस्तियों को सिंचाई प्रणाली उपलब्ध कराती है। भारत मैकोरोट इसराइल की राष्ट्रीय जल कंपनी के साथ सहयोग करता है। साल 2023 में लगभग 42,000 भारतीय निर्माण और नर्सिंग कर्मियों को इसराइल में भर्ती किया गया है, जब इसराइल ने काम करने वाली फिलिस्तीनी मजदूरों को अक्टूबर 7 हमले के बाद से काम से बाहर कर दिया था। CFA दिल्ली से चलने वाली एक संस्था है जिसमें भारत और इसराइल की डिफेंस भागीदारी का पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि भारत 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। CFA रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान शासन के दौरान इसराइल के साथ आर्थिक और रक्षा संबंध गहरे हुए हैं, जिससे नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नैतिक जिम्मेदारी तय करने वाले वक्त किस बिल में घुस जाते हैं जब ज़्यादा देश भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देते, जब पाकिस्तान के आतंकवाद की खुली निंदा कर ऐसे नहीं कर पाते, और उस वक्त इसराइल भारत के साथ खुलकर खड़ा होता है। इसलिए भारत को अपना हित देखना चाहिए, अपने हित को सुरक्षित और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अगर सबसे पहले किसी चीज़ को जूते से रौंदा जाता है तो वो नैतिकता ही होती है। ये हम बात करें पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान जेल में बैठकर ट्विटर X चला रहे हैं। आसिफ ने पहले कहा था कि खान का X अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में आसिफ को अपने 2 अलग-अलग बयानों के लिए टीवी पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उनके इस बर्ताव की सोशल मीडिया पर चर्चा है, उनका खूब मजाक बन रहा है। ब्रिटिश अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की राजनीति पर बात हो रही थी। इस दौरान आसिफ ने कहा कि खान जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं। इस पर तुरंत ही हसन ने आसिफ को याद दिलाया कि पहले उन्होंने कहा था कि खान का अकाउंट भारत से नियंत्रित होता है। लाइव शो में अपनी पोल खुलते ही आसिफ हकलाने लगे। मेहदी हसन ने आसिफ से कहा कि आप इमरान खान पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको इसका सबूत देना चाहिए। इमरान खान को भारत से मदद मिलने के सबूत आप क्यों नहीं देते हैं? आसिफ ने कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा नहीं कर सकते। इस पर मेहंदी ने कहा कि अगर आप सबूत सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकते तो दावा क्यों कर रहे हैं? मेहंदी के सवाल पर आसिफ फंस गए। हालांकि उन्होंने अपनी बात के लिए दोहराया कि भारत से इमरान खान का X अकाउंट नियंत्रित होने का उनका दावा खुफिया जानकारी के आधार पर था। आसिफ ने इमरान के साथ ज्यादती की बात पर कहा कि उन्हें साबित करना होगा कि उनके हाथ साफ हैं। इमरान खान को अदालत में खुद को साबित करना होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के अमेरिका या चीन में से किसी एक के साथ जाने पर कहा कि चीन हमारा भरोसेमंद सहयोगी है। चीन हमें हर तरह के हथियार मुहैया करा रहा है। चीन से हमारा रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण अमेरिका जैसे दूसरे स्रोतों को अविश्वसनीय होना है। ख्वाजा आसिफ अपने बयानों से लगातार चर्चा बढ़ाते रहे हैं। खासकर से भारत विरोधी बयानों से उन्होंने चर्चा पाई है। ये बात करें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK की। POK में तनाव बढ़ता जा रहा है। POK के कोटली में शनिवार को हजारों लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने निर्दोष आम लोगों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोटली में हजारों की संख्या में लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद
पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई, इससे कई लोग घायल होने की सूचना है। पाक सरकार ने तनाव को देखते हुए पर्यटकों को पीओके न जाने की सलाह दी है। पत्रकारों और मीडिया को भी पीओके में जाने से रोक दिया गया है। बताया गया कि 2000 पुलिसकर्मी और 167 एफसी प्लाटून पीओके में तैनात की गई हैं। पीओके में महंगाई, रोजगार, संसाधन व हक जैसे मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर है। ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी की अगुवाई में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज सरकार की असीम मुनीर के नेतृत्व वाली आर्मी इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश में लगी है, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उससे कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहे हैं। बीते महीने पीओके में रावलाकोट में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए थे। रावलकोट में खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लोगों को उत्साह देखने को मिला था। इस दौरान लोगों ने असीम मुनीर पर डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया था। पीओके में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बीते कुछ वर्षों में लगातार गुस्सा दिखाया है। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को कई दफ़ा पीओके के शहरों में पीटा जा चुका है। बीते साल मई में भारी टैक्स, आटे की बड़ी कीमतें और बिजली के बेतहाशा बिलों को लेकर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में हिंसा हुई थी। महंगाई जैसे मुद्दों के अलावा पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को लेकर भी पीओके में गुस्सा है। दुनिया के सबसे साइंस और टेक्नोलॉजी टैलेंट को खींचने की वैश्विक होड़ तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा पर $1 लाख की फीस लागू करने के बीच चीन के बड़े ऐलान के बाद अब ब्रिटेन से रिसर्चर्स और प्रोफेशनल को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटिश सरकार अपने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पर पूरी तरह वीज़ा फीस माफ़ करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और चांसलर रेचल रीव्स की निगरानी में चल रही ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स ने संकेत दिया कि टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े या प्रतिष्ठित अवार्ड जीतने वाले विषयों के लिए यह वीज़ा बिल्कुल मुफ्त किया जा सकता है। पहले से ही यूके ने £54 मिलियन का ग्लोबल टैलेंट फंड शुरू किया है, जिसमें रिसर्चर्स और उनकी टीमों को 5 साल तक रिसर्च और रिलोकेशन सपोर्ट दिया जाएगा। इसका मकसद ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना है। इस बीच चीन ने भी हाल ही में के वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह वीज़ा खासतौर पर शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेक्टर के युवाओं और इनोवेटर्स को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन इस स्कीम के जरिए अमेरिका और यूरोप से छिटक रहे टैलेंट को अपने यहाँ खींचना चाहता है। ट्रंप सरकार का नया फैसला अमेरिका में काम करने चाहने वाले हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल और इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले से ही अमेरिका का H-1B वीज़ा ग्लोबल टैलेंट का सबसे पॉपुलर रास्ता रहा है, लेकिन अब इसकी ऊंची लागत लोगों को चीन और ब्रिटेन की ओर मोड़ सकती है। ब्रिटेन में इस कदम को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। फार राइट पार्टी रिफॉर्म यूके ने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को गैर जरूरी इमिग्रेशन बढ़ाने वाली योजना बताया है। पार्टी प्रमुख नाइजल फराज ने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो स्थायी निवास ILR का रास्ता बंद कर देगी। हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट ने उनके आरोपों को अवास्तविक और समाज को बांटने वाली राजनीति कहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.